आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। अभी अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए G7 नेताओं की बैठक का ऐलान किया है। बोरिस जॉनसन ने कहा 20 साल में जो कुछ अफगानिस्तान को मिला उसको बचाना है तो दुनिया को साथ आना होगा। आज अफगानिस्तान से 400 भारतीयों को एयरलिफ्ट भी किया गया। कई अफगान नागरिकों को भी तालिबान से बचाकर हिंदुस्तान लाया गया। इन लोगों ने जो कुछ तालिबान के बारे में बताया उससे पता चलेगा कि अफगानिस्तान में इस वक्त हालात कितने खतरनाक हैं। ये वो मुस्कान है, ये वो खुशी है जो अफगानिस्तान में मिलनी नामुमकिन है। मौत के खौफ के बीच जब जिंदगी को जीने की उम्मीद मिलती है तो ऐसे ही प्यार उमड़ पड़ता है। अभी अभी इन मासूमों ने दुनिया में कदम रखा है। तालिबान क्या है, क्यों है, कितने खतरनाक हैं, इन तमाम सवालों से ये सब अनजान है। अभी तो इनको इस बात का भी एहसास नहीं होगा कितने भयानक माहौल से कैसे निकल कर ये आए हैं। जब होश संभालेंगे तब जरूर सोचेंगे एक ऐसा भी सफर था जहां पासपोर्ट वीजा नहीं, सिर्फ भारतीय होना ही सब कुछ था। जब भारत की जमीन पर कदम पड़े तो आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि अगर अफगानिस्तान से न निकल पाते तो न जाने क्या होता। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की सरकार ने सिर्फ भारतीयों को रेस्क्यू किया है, बल्कि अफगानी मुसलमानों को मौत के कुएं से बाहर निकाला है। ये वो अफगान महिलाएं हैं जिनका घर और सब कुछ तालिबान ने जला डाला। कुछ वक्त और वहां रहती तो इनका परिवार जिंदा भी नहीं बच पाता। वहाँ बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ आया। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भाया उठाया, हम भी उसके साथ था। दामाद में और मेरा लड़की भी, दो बोटा में भी था। तकरीबन 4.5 घंटा उसके पास हम लोग था और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहनें हैं ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है। फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बदलाव किया। अभी यातनाएं सहनी पड़ी हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। और मेरा दामाद जो है उसका बाल कलर किया है, उसको फेस सब अलग ऐसा कलर किया जो उसको पहचाना और उसको मरती है। इसलिए महिलाओं के लिए भी वहाँ पे काफी मुश्किलें हैं। सब के लिए सब वो बोलती नहीं, सब चीज़ ठीक है, आपको पता है जो ये बात ज़बान से करती है, पीछे उस तरह नहीं है। इंडियन लोग को बोल दिया कि हमारे साथ मदद कर लो, क्योंकि हम नहीं जा सकते फिर, क्योंकि मैं आप लोग के साथ था गाड़ी में और हम हमारा फोटो सब लिया था। मैं क्यों किस तरह दोबारा अपनी घर चलूँ, मेरा घर को जला दिया। तालिबान किसी भी अफगानी को मुल्क से बाहर नहीं जाने देना चाहते। जो अफगानी सिख भारत आना चाहते हैं उनको बार बार एयरपोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि तालिबान उनको एयरपोर्ट के अंदर जाने नहीं दे रहा। जी बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद की। बहुत गंदे हालात हैं वहाँ, तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। एयरपोर्ट पे भी वहाँ पे कोई दिक्कत हुई थी? एयरपोर्ट में भी यहाँ तालिबान वगैरह बहुत मना कर रहे थे, मत जाओ, किधर जा रहे हो। फिर बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे हैं। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं, मेहरबानी। उनका धन्यवाद करना चाहेंगे जो ऐसे बुरे हालात में हमारी मदद की है और हम यहाँ लाए। काबुल एयरपोर्ट में दाखिल होना इस वक्त अफगानिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज है। एयरपोर्ट के बाहर तालिबान और हजारों लोगों की भीड़ है। यह अफगानिस्तान के सांसद नरेंद्र सिंह खालसा हैं, जो काबुल में अपने परिवार के साथ रहते थे। तालिबान इनको मुल्क से बाहर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन भारतीय सरकार की मदद से ये पहले काबुल एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे तो इन्होंने काबुल एयरपोर्ट से खास मैसेज रिकॉर्ड किया। इंडिया सरकार को, खुसूसन मोदी जी को और वज़ीर ख़ारजा को, इंडियन एयरफोर्स को, पुनीत जी को तो जो बड़े बुरे वक्त विचकार साढ़े नाल इन्होंने हमकारी की थी, तो बुरे वक्त विचकार साढ़े 3 लोग खड़े होके साढ़े 24 बंदे जो सन उन्हें निकल गए हैं और बाकी मानदा संगत साड़ी काबुल में रह रही है। उम्मीदवार के बाकी वाले संगत रह रही है, उन्होंने वास्ते भी उपराला किया
तालिबान कितना खतरनाक है, इसका जवाब इन आंखों से मिल जाएगा। तालिबान को सबसे ज्यादा अफगानी सिख और हिंदू खटकते हैं। खालसा, कितना बड़ा दिन है जब आप वापस सुरक्षित पहुंचे। ये पूरा टाइम कितना इम्पोर्टेंट था, कैसे गुरुद्वारे से लेकर काबुल एयरपोर्ट तक का सफर रहा? हम तो पहले भारत सरकार से तशक्कुरी करते हैं जो आज हफ्ते से हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं। जो जितने अफ़गानिस्तान में सिख और हिंदू हैं उनको भारत लाना पड़ेगा। मगर मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ गुरु नानक साहब का, जो आज सुरक्षित हम दिल्ली में पहुँचे हैं, हमारी फैमिली सब पहुँची हैं। और बाकी बांधा जो संगत रह रही है उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं भारत से सरकार से मिल के जो और लोगों को भी हम ले आए। क्या हालत थी वहाँ पे चारों तरफ जब आप वहाँ पर थे? मेरी आपसे वहाँ पे भी मुलाकात हुई थी। उस समय की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन कितनी ज़्यादा खराब होती है? जिस टाइम आप आए थे तो उस टाइम नॉर्मल था, मगर हम अभी उधर निज़ामी हालात सीरियस आई थी, लड़ाई बहुत ज़्यादा थी, वहशत दरगर्दी चालान थी और कोई बंदा सुकून एहसास नहीं करता था। डर था काफ़ी ज़्यादा कि आगे क्या होगा। 100% सब लोग डरते हैं उधर। आप कितने अफगान सिख लोगों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? मैं 26 बंदे को अपने साथ लेके आया हूँ। उसमें हमारी फैमिली है और हमारी जो सेनेटर है उसकी फैमिली है और नाल जो हमारे गुरुद्वारे के प्रबंधक है उनको लेके आए हैं। अफगानिस्तान से भारतीयों के रेस्क्यू में सिर्फ तालिबान रुकावट नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी ISI भी पूरे अफगानिस्तान में एक्टिव है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में मौजूद भारतीयों को नुकसान पहुंचाने की हर कदम पर साजिश रच रहा है। स्काईलॉर्ड स्क्वाड्रन का C-17 जैसे ही हिंडन एयरबेस पर उतरा, उसके बाद 168 काबुल से आए लोगों ने चैन की सांस ली। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि अपने अपने जगहों से काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने की, इसीलिए चुनौतियां बढ़ती गई। और फिर रात करीबन 12 बजे के लगभग जब ये पहुंचे तो उसके बाद अर्ली मॉर्निंग तालिबान ने एट्रोसिटी इनके ऊपर करना शुरू कर दिया। इनके मुताबिक करीबन 2 घंटे तक तालिबान और साथ में जो पाकिस्तानी ISI के लोग थे वो इनके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहे। अगर नई गाड़ी है और चेक पॉइंट तालिबान का है तो वो वहां पर उसे गाड़ी को रोकने लगे। दरअसल अब ये चैन की सांस इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि अब ये भारत में है। इसमें अफगान सिख हैं, उसके अलावा जो अफगानी नेशनल्स हैं वो हैं, 107 भारतीय हैं, उसके अलावा 2 नेपलीज नेशनल हैं। और अब यहाँ पर जो 2 सेनेटर्स हैं जिसमें अनारकली हुनियार, उसके अलावा नरेंद्र सिंह खालसा, जैसे तैसे अपनी जान बचाकर ये अब भारत पहुंच चुके हैं और चैन की सांस ले रहे हैं। जैसे तैसे कुछ लोग काबुल एयरपोर्ट के 2 किलोमीटर के पास पहुंचे, लेकिन इसके आगे का सफर पूरा करने में उनको 4 से 5 दिन का वक्त लग गया। दिन भर धूप में खड़े रहे, रातों को पत्थरों पर सोना पड़ा। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भारतीयों के आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ चंदन है जो कि अभी काबुल से लौटे। चंदन, कितना मुश्किल था भारत पहुंचना काबुल से, और जबकि तालिबान ने वहां पे कब्जा कर लिया? बहुत मुश्किल था क्योंकि एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर नज़दीक में हम था और 2 किलोमीटर आने में हम लोगों को 4-5 दिन टाइम लग गया क्योंकि उधर इतना क्राउड है। क्राउड के वजह से बहुत फायरिंग चल रहा है और ये फायरिंग के वजह से, क्राउड के वजह से बहुत सारे मारे भी गया, बहुत सारे औरत को, आदमी को मौत भी हो चुका है। तो अभी इसलिए फायरिंग चल रहा है, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं ले पा रहे थे और इधर से इंडिया का इधर से भी कोई हेल्प नहीं मिल रहा था। काबुल एयरपोर्ट में हम परसों फर्स्ट मॉर्निंग में हम लोगों को बैरन होटल से लेके आ गया था, वहीं पे दिन भर वहीं पे था। और भारतीय फंसे होंगे वहाँ पे? वो सुनने में तो आ रहा है 200, अभी पता नहीं, आज भी कुछ सुनने में आ रहा है। हम लोग भी आ गया, हम लोग 90 आदमी था। अफगानिस्तान से लौटे एक एक भारतीय की संघर्ष गाथा सुनेंगे तो समझ में आएगा तालिबान किस कदर खून का प्यासा हो चुका है। ये नवीन ठाकुर हैं जो 7 साल से काबुल में रहते थे, डेनमार्क एम्बेसी में काम करते थे। तालिबान का सच इनसे सुनिए। वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया तो डर तो सबको लगता है। तालिबान की छवि अच्छी नहीं है, तो बीच में संघर्ष भी बहुत हुआ और दुख भी बहुत देखा। भूखे भी रहे 2-3 दिन, पत्थरों में सोए, मिट्टी में सोए, लेकिन बाद में कामयाब हुए आने में। उसमें जो श्रेय देते हैं वो वहाँ के लोकल लोग जिन्होंने हमें मदद की भगाने में, ब्रिटिश आर्मी,
US आर्मी, सबसे ज़्यादा क्रेडिट इन्हीं को है। इस तरह का खौफ वहाँ पर देखने को मिल रहा। एयरपोर्ट जब पहुँचे तो वहाँ किस तरह का मंजर था, किस तरह की भगदड़ वहाँ पे थी? 25-30 हज़ार लोग हैं जो पागल हो रहे हैं वहाँ से भागने के लिए। उनके पास ना वीज़ा है ना पासपोर्ट है, बस भागना चाहते हैं। एक आइडेंटिटी देते हैं, वो आधार कार्ड, तस्करा बोलते हैं वहाँ पे उसको दिखाते हैं और आपस में मर रहे हैं भगदड़ में। लेकिन तालिबानी हवा में फायर कर रहा है, मार नहीं रहा है उनको, ब्रिटिश आर्मी भी। लेकिन अब सीधे ही ऊपर चढ़ रहे हैं तो फायर करेंगे सामने, बस यही है। तालिबानियों का जिस तरह खौफ रहा है, पिछला इतिहास रहा है, उस तरह का खौफ इस बार तालिबानियों का दिखने को मिल रहा है। और भारतीयों के प्रति क्या नज़रिया उनका? जो पहले खौफ था 20 साल पहले, वो बहुत खतरनाक है। वैसा खौफ अभी हो जाए ना तो वहाँ कोई नहीं बचेगा। लेकिन जो अभी तालिबानी जो न्यू जनरेशन आई है, वो नरम तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी नहीं कर रही है। शायद वो इसका इंतज़ार कर रही है कि सारी कंट्री के बाहर जाएं, क्योंकि इंडियन को तो उन्होंने छुआ नहीं हमें। जब कोई बच्चा मुसीबत में फंसता है तो सबसे पहले मुंह से माँ का शब्द ही निकलता है, और जब किसी दूसरे मुल्क में मुसीबत आती है तो भारत माता ही याद आती है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! तालिबान के चंगुल से निकलकर वतन वापसी की खुशी कैसी होती है, ये नारे और चेहरे बता रहे हैं। आप वतन वापस आए? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कैसा मंजर था? कैसा मंजर था? बहुत बुरा मंजर था। हाँ जी। 15 दिन आप लोगों के किस तरीके से बीते वहाँ पे? बहुत खराब ही थे जी, बहुत गोली की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही थी? हाँ जी सर, गोलियां चल रही थी। कैसा लग रहा है? हम सर बहुत बढ़िया सर, पटना बिहार जा रहे हैं सर, बहुत अच्छा सर, गुड फाइन एकदम, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, धन्यवाद। हम लोग आए, जय माता जय भारत। मैं काबुल में था, मेन सिटी में। तालिबान, हाँ, उधर डर लग रहा था, पर तालिबान ऐसा कुछ नहीं किया, जो मतलब फायरिंग वायरिंग ऐसा कुछ नहीं किया। वो लोग हमसे कोऑपरेट किया, हमने भी उन लोगों से कोऑपरेट करके इधर तक आए। भारतीय वायुसेना के लिए क्या कहेंगे? भारतीय वायुसेना, थैंक यू सो मच। काबुल से एयरलिफ्ट बहुत चैलेंजिंग था। कब कहां से क्या हो जाए कुछ पता नहीं। C-17 ग्लोब मास्टर में इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो भी मौजूद थे, ताकि जरूरत पड़ने पर सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। सेना का स्काईलॉर्ड स्क्वाड्रन का C-17 ग्लोब मास्टर है। काबुल में बेहद बड़ी चुनौती के साथ इसने लैंड किया और फिर 168 भारतीयों को लेकर इस समय ये हिंडन एयरबेस पर पहुंच चुका है। C-17 ग्लोब मास्टर जैसे ही काबुल पे लैंड किया, उसके चारों तरफ US सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन लगाया। अंदर का कॉर्डन भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज के पास था। बहुत मुश्किल हालात में इसमें वहां के 2 सेनेट, जिसमें अनारकली होनियार और साथ में नरेंद्र खालसा थे, वो इस ग्लोब मास्टर में अपने सभी लोगों के साथ आए। लेकिन गुरुद्वारे से लेकर काबुल एयरपोर्ट तक मल्टीपल लेवल पर नेगोशिएशन करना पड़ा तालिबान के साथ। यह काबुल एयरपोर्ट के बाहर का मंजर है, जहां भीड़ के बीच गोलियों की आवाज साफ साफ सुनी जा सकती है। यह काबुल एयरपोर्ट के अंदर का वीडियो है, जहां पर फायरिंग हो रही है। काबुल एयरपोर्ट इस वक्त जंग का मैदान बन चुका है। एयरपोर्ट के बाहर तालिबान मौजूद हैं, तो अंदर अमेरिकी सेना। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद वहां पर आतंकी संगठन एक्टिव हो गए हैं। तालिबान ने कई आतंकवादियों को जेलों से आजाद भी कर दिया है, जिसका सीधा इंपैक्ट काबुल पर पड़ रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ISIS काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला कर सकता है। काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा इस वक्त हाई लेवल पर है। अपाचे हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मौजूद भीड़ में 7 लोगों की मौत हो गई। इनकी मौत कैसे हुई, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई। काबुल एयरपोर्ट की सिचुएशन को दूर से समझना बेहद मुश्किल है। तस्वीरों और वीडियो से भी पूरा सच, पूरी कहानी मालूम नहीं पड़ती। इसके ऑथेंटिक सोर्स या आई विटनेस की जरूरत है। काबुल एयरपोर्ट के अंदर की कहानी कमल चक्रवर्ती से सुनिए। कमल काबुल एयरपोर्ट पर ही काम करते थे।
वो NATO सेना के जरूरी सामान सप्लाई करते थे। तस्वीरें हमने देखी, बड़ी खतरनाक थी, फायरिंग हो रही थी, बच्चों को जो है वो कुदा रहे थे, तमाम तस्वीरें देखी जो हिंदुस्तान उनको देख के घबरा रहा था। तो क्या देखा, क्या तालिबान वहाँ पे लोगों को मार रहा है, फायरिंग कर रहा है, क्या हिंदुस्तान लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है? देखिए, हम लोग तो इसमें थे, एयरपोर्ट के अंदर में थे, तो बाहर क्या हुआ हमको पता नहीं है। वो बाहर का हमने देखा, अंदर क्या हालात है ये आप बताइए ना। अंदर में क्या है कि US फोर्सेस बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। बहुत आदमी ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट जो है वो USA का है, जो इधर रहते हैं, उनके परिवार का नहीं है। तो एक आदमी जो एज एन लैंग्वेज काम करते हैं, इंटरप्रेटर का काम करते थे उनके साथ में, उनका बहुत बड़ा खतरा है उनके परिवार के साथ में। तो इसके लिए उन लोग क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं उधर से, बस अपना परिवार समेट के निकल रहे हैं उधर से। क्या तालिबान का कंट्रोल एयरपोर्ट के अंदर नहीं है? नहीं, उधर में पूरा टोटली मेरीन है, 600 मेरीन्स है उधर में, वो अंडर कंट्रोल रखे हैं उधर में। बाकी जो हो रहा है उधर में बस। तो लोग पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, काबुल एयरपोर्ट जो पहुंच रहे हैं। काबुल जब हम लोग निकले उधर 17 तारीख को हम लोग निकले, लेकिन उसमें जो है 17 के पहले जो आगे इसके बाद जो है उन लोगों ने, तालिबान ने बहुत चेकपोस्ट लगा रखा है सब जगह में। काबुल एयरपोर्ट के अंदर 4500 अमेरिकी सेना, 900 ब्रिटिश सैनिक तैनात हैं, जबकि एयरपोर्ट के बाहर करीब 30,000 अफगानी मौजूद हैं। इतनी भीड़ को कंट्रोल कर पाना ही बहुत बड़ी चुनौती होती है। हर कोई तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ना चाहता है। उस पर से तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की हालत के लिए अमेरिका को ही उल्टा जिम्मेदार ठहरा दिया। काबुल से टेक ऑफ करती हर एक फ्लाइट सैकड़ों लोगों की जान बचा रही है। काबुल एयरपोर्ट पर यह भीड़ किसकी है, क्यों लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हैं, ये जानना भी जरूरी है। इस भीड़ में ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने तालिबान के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया था। इन लोगों को अमेरिका ने अपने साथ ले जाने का वादा किया था, लेकिन दिक्कत यह है इनके परिवार के पास अमेरिका जाने के आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। किसी परिवार में एक आदमी के पास अमेरिकी पासपोर्ट है और वो बिना परिवार के जाने को तैयार नहीं। जैसे भारत में आधार कार्ड होता है, वैसे ही अफगानिस्तान में तस्करा होता है। लोग तस्करा कार्ड लेकर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें देखिए, कैसे नाले के पानी में खड़े होकर लोग बाउंड्री पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी के हाथ में कुछ कागज हैं जो अमेरिकी सैनिकों को दिखा रहे हैं। काबुल में यह भी अफवाह फैल गई जिसके नाम पर बिजली बिल होगा उसको भी अमेरिका अपने साथ ले जाएगा, जिसने भीड़ और बढ़ा दी। दरअसल तालिबान किसी भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जो उनके खिलाफ खड़ा हुआ था। तालिबान ने अपनी स्पेशल फोर्स बदरी 313 को एयरपोर्ट के बाहर तैनात कर दिया है। अभी तक तालिबान ने किसी विदेशी को निशाना नहीं बनाया, वो बस सबके जाने का इंतजार कर रहा है, जैसे उसने अमेरिका और NATO से वादा किया है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी फरमान जारी हो चुका है। गजनी में संगीत पर पूरी तरह से बैन लग गया है। औरतों को ऑफिस जाने से रोक दिया गया है। कार में बैठी ये दो महिलाएं नौकरी करने अपने ऑफिस गई थीं, लेकिन उनको तालिबान ने वापस लौटा दिया। हम इस वक्त प्रेसिडेंट पैलेस के सामने हैं। तालिबान ने ऐलान किया था कि लोग अपने अपने ऑफिस जा सकते हैं, जिसके बाद हम भी अपने ऑफिस गए। हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसको तालिबानी लड़ाकों ने डिलीट करवा दिया। उन्होंने हमको रोका और ऑफिस के अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगले नोटिस तक आप अंदर नहीं जा सकते जब तक इमाम का चुनाव नहीं होता। उन्होंने और भी बहाने दिए। वो हमारी तरफ देखकर बात भी नहीं कर रहे थे। जब हमने कहा कि हमारी तरफ देखकर बात करो तो तालिबानी बोले कि हम आपके चेहरे की तरफ नहीं देख सकते, जबकि हम इस्लामिक हिजाब भी पहने हुए थे ताकि वो हमको ना रोक सके। मेरी सहकर्मी नीलोफर आलम और मैं यही देखने आए थे तालिबान की कहनी और करनी में कितना फर्क है। मैं बताना चाहती हूँ कि ये वही तालिबान है जो 20 साल पहले था। अफगानिस्तान जलने लगा है। हर रोज बेगुनाहों का कत्लेआम होना शुरू हो गया है। अगर तालिबान की आग को कोई रोक सकता है तो वो नॉर्दर्न अलायंस ही है। अफगानिस्तान में पंजशीर इकलौता ऐसा प्रांत है जो तालिबान से अब तक आजाद है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के नेता मौजूद हैं जो तालिबान के खिलाफ एक साथ आ गए।
अफगानिस्तान में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग शुरू हो चुकी है। अलायंस की सेना ने तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को आजाद करवाया, जिसके बाद तालिबान ने अपनी सेना को पंजशीर रवाना कर दिया। यह अफगानिस्तान का बन्नू जिला है। 2 दिन यहीं नॉर्दर्न अलायंस को जीत मिली थी और 2 दिन बाद तालिबान ने दोबारा अपना झंडा यहां पर लहरा दिया। तालिबान ने ऐलान किया है पंजशीर को उसके सामने झुकना ही होगा, चाहे बातों से या फिर बंदूक से। तालिबान का लड़ने का तरीका बेहद खतरनाक है। वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता। तालिबान ने 20 बच्चों को बंधक बनाया है। इन बच्चों के पिता तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तालिबान ने उनको सरेंडर करने को कहा है, वरना बच्चों को मार देगा। तालिबान 20 साल पहले भी इतना ही हिंसक था, इतना ही खतरनाक था, आज भी इतना ही बर्बर है। जब तक तालिबान का अंत नहीं होगा, अफगानिस्तान में अमन और शांति नहीं हो सकती। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक कल्याण सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। कल्याण सिंह को याद करने वाली शख्सियतों में सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री मोदी का है, क्योंकि 2013 में कल्याण सिंह ने नरेंद्र मोदी के लिए एक भविष्यवाणी की थी जो बिल्कुल सच साबित हुई। पिछड़े और कमजोर वर्ग की आवाज बुलंद करने वाले कल्याण सिंह हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। बीजेपी में हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा कहे जाने वाले कल्याण सिंह अपनी पूरी जिंदगी पिछड़े वर्ग के लिए काम करते रहे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कल्याण सिंह को अपना आदर्श मानते आए और आज अपने आदर्श रूपी नेता को आखिरी प्रणाम कर रहे हैं। अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था, उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे, एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। कल्याण सिंह और पीएम मोदी की राजनीति में सबसे बड़ी समानता यही है कि दोनों ही नेता राजनीति में पिछड़े वर्ग को हमेशा ऊपर रखते आए हैं। दोनों ही डंके की चोट पर अपने सियासी निर्णय लेते आए हैं, या यूं कहें कि पीएम मोदी ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इसलिए अस्पताल में एडमिट होने के दौरान पीएम मोदी कल्याण की सेहत का अपडेट लेते रहे और आज जब कल्याण सिंह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं तो पीएम अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के
अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दें और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दें, यही प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल्याण सिंह का रिश्ता बेहद खास है। कल्याण सिंह उन गिने चुने नेताओं में शामिल थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी। अपने लंबे राजनीतिक अनुभव और जनता की नब्ज को पहचानने वाले कल्याण सिंह ने भांप लिया था कि सियासत की हवा नरेंद्र मोदी के पक्ष में बह रही है। इसलिए कल्याण सिंह ने मंचों से नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भविष्य की घोषणा कर दी। जनता ने तो स्वीकार कर लिया है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक लौह पुरुष, दूरदर्शी, विकास पुरुष, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला शेर नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी में बैठाना चाहती है। मित्रों, 80 दिन बाकी हैं। इन 80 दिन के बाद देश के भाग्य का फैसला हो जाएगा और फैसला कोई नेता नहीं करेगा। देश की मालिक जनता है। लोकतंत्र में देश की असली मालिक जनता होती है। देश की मालिक ये जनता देश के भाग्य का फैसला करेगी। केवल 80 दिन का समय बाकी रह गया है। देश को तय करना है कि राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, राष्ट्रवादी पार्टी चाहिए या तुष्टीकरण करने वाली पार्टी और तुष्टीकरण करने वाली सरकार चाहिए। फैसला करना है दो बातों पर कि सहजोर गवर्नमेंट चाहिए या कमजोर गवर्नमेंट चाहिए। अगर सहजोर गवर्नमेंट देनी है देश को तो भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ये सहजोर सरकार होगी। बाकी तो सब कमजोर सरकारें होंगी। नरेंद्र मोदी और कल्याण सिंह के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि पिछली मुलाकात में जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि कल्याण सिंह के साथ मुलाकात से उनकी बहुत सी यादें ताजा हो गईं, तो इन यादों में राम मंदिर आंदोलन की याद जरूर आई होगी। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राम मंदिर की नींव रखी गई तो राम मंदिर की जंग में कल्याण सिंह सबसे आगे रहे। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। राम मंदिर आंदोलन से दो नेता पैदा हुए। 90 के दशक से लेकर साल 2000 तक उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का बोलबाला रहा। उनके नेतृत्व में यूपी में बीजेपी का सूरज खूब चमका। गैर यादव ओबीसी को बीजेपी से जोड़ने का रास्ता उन्होंने ही दिखाया। मंडल और कमंडल की राजनीति का पहला चेहरा कल्याण सिंह ही बने। लेकिन जब कल्याण सिंह की चमक फीकी पड़ी तो यूपी में बीजेपी का वनवास भी शुरू हो गया। दूसरा नेता गुजरात से आया जिसने यूपी में बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म किया। इसके लिए चुनावी मंच से मोदी ने कल्याण सिंह के नेतृत्व का बार बार जिक्र किया। भाइयों बहनों, अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो तो आप उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था कर सकते हो। यही तो सरकार थी, यही तो मुलाजिम थे, यही तो दफ्तर थे, यही तो पुलिस वाले थे
लेकिन जब कल्याण सिंह को सेवा करने का मौका मिला, राजनाथ सिंह जी को सेवा करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को सेवा करने का अवसर मिला, ये सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग या तो जेल में थे या सीधी लाइन पर चलने के लिए मजबूर हो गए थे। 2014 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया तो कल्याण सिंह ने मोदी के लिए जमकर प्रचार किया। इसलिए चाल चली जा रही है, मोदी रोको, मोदी आया, मोदी रोको। कांग्रेस कहती है मोदी रोको, सपा कहती है मोदी रोको, बसपा कहती है मोदी रोको, कम्युनिस्ट पार्टी भी कहती है मोदी रोको। हो सकता है कि पाकिस्तान भी कहता होगा कि मोदी रोको, और शायद अमेरिका भी कहता होगा मोदी रोको, लेकिन मोदी किसी के रुकने वाले नहीं है। ये तो अश्वमेध का घोड़ा है, ये किसी पर डेग रहा है। तो फिर एक और साजिश चली जा रही है। अकेले अकेले नहीं रोक सकते, तो इकट्ठे होकर रोको। जनता ने तो स्वीकार कर लिया है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक लौह पुरुष, दूरदर्शी, विकास पुरुष, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला शेर नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाना चाहती है। कल्याण सिंह लोध जाति के बड़े नेता हैं। ओबीसी में उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव को क्रांति बताया और एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को वोट देने की अपील की, जिसका असर यूपी में नजर भी आया। 80 में से 71 सीटें बीजेपी को मिली। आपसे मेरी एक प्रार्थना है, यहां जितने आगे सब अपने अपने गांव में, गली में, कूचे में जाकर के लोगों को देश के सामने, प्रदेश के सामने, समाज के सामने जो संकट खड़े हैं उनकी चर्चा करो और एक राष्ट्रवादी सरकार, सहजोर सरकार, विकासशील सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार देश को दे। एक महान क्रांति होने जा रही है। ये चुनाव युग परिवर्तन का चुनाव है। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि इस महान क्रांति में हम और आप हिस्सेदार बनने के जा रहे हैं। चूकना मत। मैं तो चाहता हूं कि 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जीते तो उत्तर प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन हो जाएगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कल्याण सिंह को राजस्थान के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी। जनवरी 2015 में कल्याण सिंह को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और कल्याण सिंह कई मौकों पर मिलते रहे। प्रधानमंत्री मोदी और कल्याण सिंह की घनिष्ठता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 के चुनाव के दौरान कल्याण सिंह ने गवर्नर रहते हुए मोदी के दोबारा पीएम बनने की बात मीडिया के सामने कर दी। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, और इस नाते से हम जरूर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। चाहेंगे कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये देश के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है। इस बयान की काफी आलोचना हुई। चुनाव आयोग ने राज्यपाल कल्याण सिंह की शिकायत राष्ट्रपति तक से कर दी, लेकिन कल्याण सिंह कभी मोदी की तारीफ करने से पीछे नहीं हटे। कल्याण सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात में बीजेपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे। इसी दौर में राम जन्मभूमि आंदोलन का चेहरा कल्याण सिंह बने तो एकता यात्रा संचालन की जिम्मेदारी मोदी को दी गई, जहां से उनको राष्ट्रीय पहचान मिली। जब राम मंदिर का फैसला आया और राम मंदिर ट्रस्ट बनाने का ऐलान हुआ तो कल्याण सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को खास सलाह दी। बचपन से राम भक्त रहा हूं और मेरी तो कामना है
कि मेरे जीवन काल में राम का मंदिर बन जाए। जो ट्रस्ट बनाया गया है उसमें एक ही बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि भाई एक उस ट्रस्ट में एक व्यक्ति होगा, दलित होगा। हिंदुस्तान में ओबीसी की संख्या यानी पिछड़े वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा है और वो राम भक्त है। अच्छा रहेगा कि अगर केंद्र की सरकार उस ट्रस्ट में दलित के साथ साथ एक ओबीसी को भी ले ले। कल्याण सिंह के राज्यपाल बनने के बाद यूपी की पॉलिटिक्स में उनकी कमी खासी खलने लगी। बीजेपी को ऐसा नेता चाहिए जो लोधी जाति और ओबीसी को एकजुट रखे, कल्याण सिंह की मंडल और कमंडल की राजनीति को आगे बढ़ा सके। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 20 लोध जाति के विधायक जीते। बरेली, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, पीलीभीत, एटा, महोबा, कन्नौज, हमीरपुर, जालौन, यूपी के कई जिलों में लोध जाति के अच्छे खासे वोट हैं। मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में यूपी से बीएल वर्मा को शामिल किया है। बीएल वर्मा भी लोध जाति से हैं और कल्याण सिंह के बेहद करीबी हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके चयन में कल्याण सिंह की राय भी शामिल थी। प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं उन्होंने कल्याण सिंह से बहुत कुछ सीखा और जब भी उनसे बात करते थे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखते थे। लेकिन कल्याण सिंह इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनके विचार और सियासी किस्से आने वाली पीढ़ियों में हमेशा चर्चित रहेंगे। और ब्रेक के बाद लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।